हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, आपका क्लास बिहार पॉलिटेक्निक्स का जो 8 बजे चलती है अल्टरनेट में फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लासेस चल रही है वो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग चैनल पे लाइव आ जाएं। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं क्लास का टाइमिंग, बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है। एक बार क्लास का टाइमिंग आप लोग मेंशन कर लें। और आज का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं बच्चों, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। इस सेट में आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2020 के देखते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए 8 बजे जो फिजिक्स की क्लासेज हो रही है वो फिजिक्स की क्लासेज चलती है। उसके बाद 8 बजे केमिस्ट्री, ये दोनों क्लासेज अल्टरनेट में चलती है। यानी कहने का मतलब आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लासेज देखने जा रहे हैं तो कल आपको फिजिक्स का क्लासेज मिलेगी। और 2 बजे मैथ का क्लासेज जो रेगुलर चल रहा है, ये क्लासेज राहुल सर के द्वारा लिया जाता है बच्चों। ठीक है सर। उसके बाद स्टडी मटेरियल की बात हो तो स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपको बस डाउनलोड करना होता है। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर ले। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बनाया गया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे भी ज्वाइन कर ले। या फिर आप studyindia.com से डायरेक्ट जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है गाइस। और हाँ, एक ध्यान दीजिएगा, पीएमडी और पीएम के लिए जो बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है वो मैम के द्वारा इवनिंग 8 बजे आपको क्लास करवाया जा रहा है। जो पीएम का फॉर्म भरे हैं, पीएमडी का फॉर्म भरे हैं, वो बायोलॉजी का क्लास करना चाहते हैं तो 8 बजे इवनिंग आकर क्लास कर सकते हैं गाइस। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बनाया जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे आप लोग 200 प्लस लाइक बहुत जल्द पुराएंगे। और उसके बाद मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। किसी तरीका के डाउट होगा बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री इस चैनल पे मेरे द्वारा करवाया जा रहा है और मैथ राहुल सर के द्वारा करवाया जा रहा है। चलिए सर, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक पीडीएफ मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, पीडीएफ कैसे डाउनलोड किया जाता है, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देख सकते हैं बच्चों, आपको studyindia.com वेबसाइट ओपन करना है। गूगल में studyindia.com लिखना है मोबाइल में। उसके बाद आपको क्लास पीडीएफ सेक्शन में जाना है। क्लास पीडीएफ में क्लिक करने के बाद जब क्लास पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा, आप अपने मोबाइल में टच कीजिएगा तो आपके पास बिहार पॉलिटेक्निक 2020 डीसीएससी बेस्ट मटेरियल ये मिल जाएगा। इस पे क्लिक कीजिए तो सिंपल से क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जो बॉक्स ओपन होगा उसमें आपको पूरा लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए वीडियो बाय वीडियो आपको लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। हाँ देखिए, क्लास 1, 2, 3, 4 का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। क्लास 23, क्लास 24 और पैरामेडिकल वालों बच्चों के लिए भी डाउनलोड के लिए मैं एक डाउनलोड करके दिखा देना चाहता हूँ। सपोज मुझे मैथ का क्लास का 24 पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, क्लिक करने के बाद जस्ट होल्ड अ सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है नेट की वजह से, इंटरनेट इशू है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे डाउनलोड हो चुका है। देखिए, क्लास 24 का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट वो डाउनलोड हो चुका है। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि यहाँ पे जो पीडीएफ दिया जाता है उसमें आंसर नहीं दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आप खुद से बनाएं। क्योंकि लेक्चर आप देखें हैं भाई, स्टडी इंडिया पे एक बार लेक्चर आप देखें, इसलिए पीडीएफ का आंसर नहीं दिया जाता है। आपको सिंपल से क्या करना है, सर मुझे जैसे सपोज डेट ये क्वेश्चन में बनाने लगा 64 क्वेश्चन नहीं बना तो हमको हेल्प लेना है। तो आपको सिंपल से क्या करना है कि क्लास नंबर देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 24 या फिर क्लास नंबर 24 होगा। क्लास नंबर 24 यूट्यूब पे सर्च कीजिए, स्टडी इंडिया अड्डा बिहार पॉलिटेक्निक, इतना लिखना है। उसके बाद आपके पास वो वीडियो हाजिर रहेगा। ठीक है गाइस, इस टाइप से आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उससे डबल मेहनत का उम्मीद आप लोग से करते हैं। तभी जाकर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच इजी वे में आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। बातें बहुत हो गई और बातें बहुत होगी, क्योंकि गाइज आप लोग का डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए डाउट भी क्लियर करना। किसी तरीका के डाउट, मैं फिर बोल रहा हूं, एज अ टीचर आपको किसी तरीका के डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड, वो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर डिप्लोमा के ब्रांच वगैरह से रिलेटेड किसी तरीका के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आपका सॉल्यूशन यहाँ
दिया जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सी अभिक्रिया घटित नहीं हो सकती है? कौन सी अभिक्रिया जो है वो घटित नहीं हो सकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं, थोड़ा सा सोचे उसके बाद बताएं, उसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया घटित नहीं हो सकती है? सिंपल सी ये जो रिएक्शन दे रखा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए भाई, फिर से बोल रहा हूं, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहना क्या चाह रहे हैं सर? रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिएक्ट जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होती है ना बच्चों, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देती है। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ, फेरस आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना ले रहा है, कॉपर डिस्प्लेस कर दे रहा है मैग्नीशियम के, फेरस मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करके, देखिए इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया घटित नहीं हो सकती? ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब ये सारा रिएक्शन हो सकता है, ये सारा रिएक्शन जो है वो हो सकता है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसलिए इस सारा अभिक्रिया हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कौन नहीं हो सकता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। और टेलीग्राम पे मैं दे रखा हूं, ट्रिक के साथ समझा रखा हूं कि टेलीग्राम पे याद कैसे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए और समझिए। 1.89 ग्राम धातु को HNO3 में घोलने पर धातु का नाइट्रेट प्राप्त होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड में घोलने पर धातु का नाइट्रेट प्राप्त होता है, तो नाइट्रेट को तेजी से गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड का अवशेष प्राप्त होता है, जिसका यथार्थ भार कितना दे रखा है, 2.37 ग्राम है। तो धातु का तुल्यांकी भार आपसे पूछा जा रहा है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं फिर से लिख रहा हूं फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला मैं बताया हुआ है, मन तो कर रहा है कि नहीं बताएं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन लोग को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराने बच्चों से इसका गलत आंसर नहीं आना चाहिए। और लाइव में आप लोग 500 प्लस बच्चों को जोड़ें, उसके बाद टेस्ट बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट का क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है गाइज, और हो सकता है टेस्ट वेबसाइट के माध्यम से दिलवाया जाए, जैसे ऑनलाइन टेस्ट होती है ना कंप्यूटर पे बैठकर, उस टाइप से, या फिर आपको जैसे बात होती है राहुल सर के द्वारा, तो वो आपको इसके टेस्ट के बारे में डिटेल वही बता सकते हैं। ठीक है, कैसे टेस्ट लेना है। तो देखिए क्वेश्चन सोचिए, देखिए तुल्यांकी भार, क्या तुल्यांकी भार आपसे बोला जा रहा है, तुल्यांकी भार निकालना है। तो तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला होता है धातु का भार गिवन वेट, मेटल का गिवन वेट बाय धातु का ऑक्साइड का भार, क्या धातु का ऑक्साइड का भार गुने कितना होता है बच्चों, 8 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, मैं हमें एक बार और समझाया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो धातु का भार कितना दे रखा है सर, धातु का भार 1.89 ग्राम दे रखा है। दूसरी बात, धातु का ऑक्साइड का भार कितना दे रखा है सर, 2.7 ग्राम है। तो तुल्यांकी भार आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप तो सभी लोग निकाल दीजिएगा। धातु के भार कितना दे रखा है, 1.87, धातु का ऑक्साइड का भार कितना दे रखा है, 2.37 गुने 8। जब इसे सोल्व कीजिएगा बच्चों, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 1.89 है, सॉरी 1.89 है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 6.379, यानी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, किन्हीं को मिस्टेक, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। किन्हीं को डाउट है? डाउट है तो कमेंट करके, किसी तरीका के कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 6.379 इसका राइट आंसर। बस तुल्यांकी भार वाला मैं फिर से यहाँ पे इसको आपको इस चीज को याद रखना है यार, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, हूबहू इसे याद रखना है, यह फॉर्मूला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें यार, बच्चों को जोड़िए, है ना। आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं,
एक बिना कुछ पे किए सोच सकते हैं, एक पैसा इस चैनल पे नहीं लिया जाता है, सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। बस आपसे उम्मीद रहता है कि वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इतना तो बनता है यार, इतना तो आपको करना चाहिए कि वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि कोई आपके लिए फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है। इसलिए बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जरूर शेयर करें। जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप फ्रेंड है, सभी को पास इस वीडियो को शेयर करें। एक बात और, मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन हूबहू एज मैं सोचता हूँ, जो क्लास ले रहा हूँ मैं सोचता हूँ बच्चों कि जो ऑफलाइन क्लास होता है उसी तरीका को आपको फीलिंग आना चाहिए। फीलिंग कब आएगा? जब आप लोग कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा और मैं पूरी मेहनत के साथ पढ़ाऊंगा और आप भी मेहनत के साथ पढ़िएगा, तो बिल्कुल क्लास वाला फीलिंग आएगी। ठीक है ना? मस्ती भी होगी, मस्ती भी करिए, पढ़िए भी, दोनों चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों? लेकिन ये नहीं कि कोई बच्चों आकर सिर्फ चैनल पे मस्ती कर रहे हैं, ऐसा करना बिल्कुल इस चैनल के प्राइवेसी के खिलाफ है। इसीलिए मस्ती उतना ही बार आपको टॉलरेट किया जा सकता है जितना बार होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, मेरा बात को समझिएगा। क्वेश्चन है, डिटर्जेंट में पाइन ऑयल मिलाया जाता है। जो डिटर्जेंट होता है उसमें पाइन ऑयल मिलाया जाता है। ठीक है, क्यों मिलाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। किस लिए पाइन ऑयल मिलाया जाता है? फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताएं। और देखिए जो पिछला क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताना भूल गया। ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन VVI होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए सभी लोग के। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, पाइन ऑयल क्यों मिलाया जाता है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर सभी लोग से आना चाहिए। ये बच्चों इससे अधिक झाग उत्पन्न करने में समर्थ बनाने के लिए पाइन ऑयल इसलिए बनाते हैं ना कि जो झाग होता है, डिटर्जेंट में झाग ज्यादा हो, डिटर्जेंट में जब झाग ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो कपड़े को अच्छे से साफ करेगा, इसलिए पाइन ऑयल को मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है बच्चों। अब बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए, नो टेंशन, बस पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं जो पहले से पढ़े हैं चैनल पे उनसे आना चाहिए। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो आप प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं भी इस चीज को रिपीट करता हूं, राहुल सर भी इस चीज को बहुत बार रिपीट करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जो पहले चैनल पे करवाया गया वो सब क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, जो बच्चों पहले से पढ़ रहे हैं वो इजी बना देंगे। थोड़ा सोचिए और बनाइए, सभी लोग से करेक्ट आंसर आना चाहिए गाइज। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है अनुसूत्र क्या होगा। अनुसूत्र आपसे पूछा जा रहा है ना। ठीक है, अनुसूत्र पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात, आपको इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होता है कि जो कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन, सीखिए, प्रोसेस सीखिए बच्चों। मैं बार बार बोलता हूं, केमिस्ट्री रटने का चीज नहीं है। आपसे 30 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री पूछता है ना, उसमें से 10 क्वेश्चन जो थ्योरी होता है, थ्योरी से हूबहू क्वेश्चन बनते वही, बाकी 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा। आप एग्जाम दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि सर क्या बोल रहे थे। इसीलिए समझिए, देखिए मैं बताया था कि जो दिया हुआ रहता है परमाणु, जैसे कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रहा है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स दे रखा है, तो इसका परसेंटेज को उसका परमाणु भार से सबसे पहले डिवाइड लगाना होता है। ठीक है, चलिए सर आप जैसे बोले थे वैसे करते हैं। 40 दे रखा है, 6.67 दे रखा है और ये दे रखा है 53.33। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है सर? अब 12 होता है। सर ये कैसे पता है? इस बच्चों याद रखना है, परमाणु भार, परमाणु संख्या आपको याद रखना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एक चीज और आपको बता रहा हूं, देखिए एज अ न्यूमेरिकल जब सोल्व कीजिएगा तो किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट्स का परमाणु संख्या के डबल, लगभग, मैं सबका नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, सबका नहीं, एक लगभग मैं बोल रहा हूं, परमाणु संख्या का डबल परमाणु भार होता है। ठीक है ना, जैसे कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो इसका परमाणु भार डबल है। ठीक है, और हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का 1 है, गलत मत कीजिएगा, हाइड्रोजन का डबल मत कीजिएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, मैं कुछ कुछ का बोला हूं भाई। ऑक्सीजन का 8 होता है तो इसका लगभग 16 होता है डबल। ठीक ना, मेरा बात को सुनिएगा अच्छे से। जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा सर? 3.33 आएगा। उसके बाद इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6.67 आएगा और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3.3 आएगा। आप एक चीज और बोले थे, इस सरल अनुपात जो आपके पास मिला वैल्यू, उसको सबसे कम वैल्यू से फिर डिवाइड लगाना है।
तो सबसे कम तीनों में सबसे कम 3.3 है, तो फिर से 3.3 में डिवाइड लगा दीजिए, सब में 3.3 में, फिर से सभी में 3.3 से लगा दीजिए वैल्यू। जब 3.3 से वैल्यू लगाइएगा तो आपके पास कार्बन कितना मिल जाएगा, कार्बन 1 मिल जाएगा, हाइड्रोजन ये 2 मरतबे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन आपको 1, यानी कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। ये आपको मिल गया कौन सा। ऐसे करने के बाद जो सूत्र मिलता है वो होता है बच्चों संरचना सूत्र, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या मिल गया, CH2O, C1H1, देखिए C1H2O, CH2O मिल गया आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संरचना सूत्र का भार निकाल लीजिए। संरचना सूत्र का भार सभी को पता है कैसे निकलता है सर। एक एटम कार्बन है तो कितना होता है, 12 होता है सर। एक एटम हाइड्रोजन का 1 होता है सर, तो 2 एटम हाइड्रोजन का 2 होगा सर, 2 × 1 कर दीजिएगा। एक एटम ऑक्सीजन का 16 उसका परमाणु भार होता है, तो 12 2 14 और 16 30, यानी जो संरचना सूत्र का परमाणु भार 30 आ गया। अब हमको अणुसूत्र भार निकालना है। अणुसूत्र भार का फॉर्मूला एक चीज क्या होता है सर, अणुसूत्र भार, हाँ अणुसूत्र भार का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बच्चों संरचना सूत्र गुने 2, संरचना सूत्र गुने 2, यानी संरचना सूत्र क्या हुआ, संरचना सूत्र गुने 2, संरचना सूत्र भार गुने 2, हम लोग भार ले रहे हैं, ठीक है, अणुसूत्र का भार निकाल रहे हैं, तो संरचना सूत्र भार गुने 2। संरचना सूत्र भार कितना आ गया बच्चों, 30 आ गया है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 60 मिल जाएगा संरचना सूत्र। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में, देख लीजिए कौन सा अणुसूत्र भार, कौन सा ऑप्शन का अणुसूत्र भार 60 है, ठीक है, आप इसे देख के निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका जो है, इसका अणुसूत्र भार कितना है, 60 है। कैसे सर, 12 × 2 प्लस 4 प्लस 16, 12 दूनी 14, 14 4, हाँ 4 × 16, C2H4 वो 2। हाँ देखिए 12 × 2 कीजिएगा तो 14 नहीं होगा बच्चों, 12 × 2 कीजिएगा तो 24 होगा, मिस्टेक से 14 यहाँ पे बोला गया, ठीक है। 24 प्लस 4 प्लस 16 है ना, हाँ जी 24 हो गया प्लस 4, 16 × 2 होगा, क्यों होगा सर, ऑक्सीजन का 2 एटम है। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, हम लोग परमाणु भार लिख रहे हैं, अणुसूत्र भार लिख रहे हैं, तो एक एटम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो 2 एटम के लिए 32 होगा, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। 16 दूनी 32, जब इसे आप ऐड कीजिएगा 32 प्लस 24 प्लस 4, ये 24 28 प्लस 32 60 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी का अणुभार जो है वो 60 है, अणुसूत्र भार 60 है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा राइट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन्हीं को डाउट नहीं ना, ये क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयला में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है। अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा कोयला है जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताएं। एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है बच्चों वो क्या है, एक तरह का कोयला है जिसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है हूबहू। अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है, टाइम दीजिए, सीखिए। मैं देखिए हर एक क्वेश्चन को सिखाता हूं, इसका पर्पज है यार, मैं इसलिए सिखाता हूं कि एग्जाम में गलत ना करें। डायरेक्ट आंसर बताने से क्या फायदा है कि नहीं, इसलिए सीखिए। मैं टाइम देकर सिखाता हूं, किन्हीं बच्चों का डाउट होना नहीं चाहिए। इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो किन्हीं बच्चों का डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई बर्दाश्त नहीं है, डाउट कतई बर्दाश्त नहीं है बच्चों, ठीक है। सिंसियर होकर पढ़ा रहे हैं, आपसे उम्मीद भी करता हूं कि सिंसियर होकर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखें। NH3 का 30 डिग्री सेल्सियस तथा 2 वायुमंडलीय दाब पर घनत्व कितना होगा, जबकि परमाणु भार आपको दे रखा है। थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको घनत्व बताऊंगा कितना होगा, ठीक है बच्चों। एक फॉर्मूला होता है PV = NRT, उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
या फिर घनत्व के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, मैं लिखा हूं घनत्व के लिए मैं फॉर्मूला बताया था D इक्वल टू MP/RT। क्या फॉर्मूला बताए थे सर? MP/RT यानी मोलर मास इंटू प्रेशर बाय गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर करके डायरेक्ट डेंसिटी घनत्व निकाल सकते हैं जी। हाँ बनाते हैं। देखिए एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहां से आया? PV इक्वल टू nRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसी के माध्यम से एक फॉर्मूला आया। कौन सा फॉर्मूला आया? मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूं, ये फॉर्मूला पहले वाला क्लास में बताया हुआ है, D इक्वल टू MP/RT। ठीक है बच्चों, ये आया। सर मोलर मास कैसे निकलता है? तो मोलर मास NH3 का निकालना है। NH3 का मोलर मास, नाइट्रोजन का एक एटम पे परमाणु भर नाइट्रोजन का क्वेश्चन में दे रखा है 14 होता है सर, लिख दीजिए, ऐसे याद भी रखना है। हाइड्रोजन का एक एटम का 1 होता है, तो 3 एटम के लिए 1 इंटू 3 कर लेंगे, यानी कहने का मतलब 14 प्लस और यहाँ पे 3 14 3 17 हो गया। ठीक है बच्चों, 17 हो गया। इसका क्या? मोलर मास। एम आ गया 17 मोलर मास। पी क्वेश्चन में दे रखा है 2 वायुमंडलीय टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे रखा है? 2 ATM दे रखा है बच्चों। ठीक है, प्रेशर भी दे रखा है सर 2 ATM। मोलर मास आ गया। गैस कांस्टेंट जो लेना है वो लीटर वायुमंडलीय पर अनुभार केल्विन में लेना है, क्योंकि प्रेशर जो दे रखा है वो एटमॉस्फेरिक में दे रखा है। तो आर का वैल्यू जो इस बार लेंगे वो क्या लेंगे? एटमॉस्फेयर में लेंगे। ठीक है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेंगे। तो कितना होता है सर? 0.0। सर इसे याद रखना है, बिल्कुल एक गैस कांस्टेंट है, इसे याद रखना है, इसे याद रखना है। ये क्या होता है? लीटर एटमॉस्फेरिक पर एटम केल्विन। ठीक है, पर एटम केल्विन, इसे याद रखना है। आर का वैल्यू इतना याद रखना है। उसके बाद टेम्परेचर, मैं बार बार बोला हूं, जो टेम्परेचर लिया जाता है बच्चों वो किस चीज में लिया जाता है? जस्ट होल्ड अ सेकेंड। हाँ, टेम्परेचर जो लिया जाता है वो केल्विन में लिया जाता है। क्वेश्चन में देख सकते हैं टेम्परेचर कितना दे रखा है? 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए 273 से ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जब इसे ऐड करेंगे, ये सब बताया हुआ है ऐड कैसे करेंगे, फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन से फ़ारेनहाइट कैसे करेंगे, ये सब कुछ बताया हुआ है। इसीलिए 273 से ऐड किए तो ये जो टेम्परेचर आपको मिल गया वो क्या मिल गया? केल्विन में मिल गया, यानी कहने का मतलब 303 केल्विन मिल गया। बस अब ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। मोलर मास कितना है जी? 17 आ गया है सर, 17 पुट कर दिए। प्रेशर कितना है सर? 2 ATM क्वेश्चन में दे रखा है। आर का वैल्यू कितना लेना है सर? 0.0 प्री डिफाइंड है, इसे याद रखना है, लीटर एटम में इतना होता है, इनटू टेम्परेचर कितना है? 303 केल्विन। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा बच्चों तो आपके पास वैल्यू मिलेगा 1.37 ग्राम पर लीटर। टफ है? टफ लग रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए। जितने बच्चों देख रहे हैं टफ नहीं लगना चाहिए यार, समझिए बात को। सिर्फ एक फॉर्मूला पे आपको निकालना था। जब देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं इसीलिए मुझे 2 से 3 मिनट लग गया, नो डाउट। जब आप बनाइएगा तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। सब कुछ दिया है यार। NH3 का तुरंत निकाल लीजिएगा कि इसका परमाणु भार क्या होगा, तुरंत निकाल लीजिएगा, 17 होगा। प्रेशर दे रखा है, आर का वैल्यू आपके दिमाग में रहेगा, टेम्परेचर 273 देके केल्विन में कर लीजिएगा। बस ये कैलकुलेशन सोल्व करके 30 सेकंड में आंसर आपके पास हाजिर होगा। मैं चीज को सिखाना चाहता हूं, मैं बच्चों को माइंड में वो चीज डालना चाहता हूं जिसकी जरूरत है, रटवाना नहीं चाहता हूं, न्यूमेरिकल रटना नहीं है। ठीक है बिल्कुल बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और टारगेट का लाइक जल्दी से पूरा कीजिए सभी लोग। अभी तक बहुत बच्चों लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को सभी लोग लाइक करें जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। बस आप लोग से लाइक ही तो डिपेंड मांगता हूं यार, और तो कुछ नहीं मांग रहा हूं, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो इतना तो बनता है यार, लाइक शेयर कर दे सर का वीडियो। 224 घन सेंटीमीटर गैस का भार समान ताप और दाब पर 0.24 ग्राम पाया गया है, तो इसका अनुभार कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुभार कैसे निकालेंगे? रटिए मत, कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, बस ये सीखिए। एक चीज, एक क्वेश्चन भी ये सेम क्वेश्चन करवाया हूं, ये सेम क्वेश्चन में करवाऊं, मुझे याद है लेक्चर नंबर 18-17 कुछ है, उसमें मैं एक सेम क्वेश्चन करवाया हूं। आप लोग से करेक्ट आंसर आना चाहिए और इसे
बनाइएगा तभी करेक्ट आंसर आएगा, नहीं बनाइएगा तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा। एंड ठेकानिया ढेला नहीं चलाना इस पे, ठीक है बच्चों। देखिए एक चीज मैं बताया था, किसी गैस का अनुभार 1 मोल का एसटीपी पर आयतन पे 22.4 लीटर होता है, ये चीज तो आपको पता है, ठीक है। और ये चीज भी बताया गया है कि एसटीपी या एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस का भार उसके अनुभार के बराबर होता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, और 1 लीटर में 10⁻, पहले से देखिए यहाँ जो दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, इसीलिए हम लोग को डाटा जो लेना है सेंटीमीटर में। 1 लीटर में बच्चों 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब 22.4 लीटर में 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे रखा है घन सेंटीमीटर में। देखिए घन सेंटीमीटर, इसीलिए 22.4 लीटर को इतना सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए। वही तो बोल रहा हूं कि जो 22.4 लीटर होता है बच्चों, वो एसटीपी पे यानी एसटीपी पे और एनटीपी पे ये किसके बराबर होता है? ये अनुभार के बराबर होता है। ये जो है किसके बराबर होगा? 22 ये अनुभार के बराबर होता है। मैं अभी बता रहा था अनुभार के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है दो क्वेश्चन में, देखिए 224 सेंटीमीटर क्यूब, 224 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना दे रखा है बच्चों? 0.24 ग्राम दे रखा है, 0.24 ग्राम दे रखा है सर। क्लियर? देखिए दे रखा है दाब पर इतना ग्राम पाया गया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार निकाल दीजिए एक नियम से, 0.24 बाई 224 कर लेंगे। बिल्कुल यहां तक समझ में आ गया। उसी तरीका से आपको निकालना है कितना का? 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब का अनुभार निकालना है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। आपको निकालना है किसका? पेन को चेंज करना है, हमको निकालना है इसका। इसीलिए 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर का भार निकालना है, इसलिए 0.24 बाई 224 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ कर लीजिएगा। जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? 24। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 24 होगा। क्वेश्चन टफ था क्या जी? मैं सबसे पूछना चाहता हूं क्वेश्चन टफ क्या था? क्वेश्चन टफ नहीं था सर, आप सब कुछ बताए हैं, मैं समझाया हूं। जो बच्चों पढ़े हैं पहले उनको पता है ये सब कुछ समझाया हुआ है। फिर भी गलत अगर कोई कर रहे हैं तो दिक्कत है यार, दिक्कत है, ठीक है ना। फिर देखिए, फिर मुझे लगता है यार कि मैं सही से मतलब इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी बच्चों गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं करना है ना, क्योंकि गाइस इतना मेहनत से करवाने का एक ही मकसद है कि आप लोग क्वेश्चन बहुत ज्यादा से ज्यादा सही करें, और जो क्वेश्चन एक बार बना लिए हैं उसे जरूर सही करें। और मैं चाहता हूं इस चैनल से आप स्टडी करके आप सभी लोग गवर्नमेंट कॉलेज जाएं, ठीक है ना। मेरा यही एक सोच है, यही मेरा मकसद है पढ़ाने का, ठीक है। इसलिए गाइस मैं कहता हूं जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उससे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर दो, उसके बाद आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल नहीं रोक सकता है यार, मनचाहा कॉलेज मिलेगा। थोड़ा सा एफर्ट तो लगाइए, है ना। सबको हराना है और स्टडी इंडिया को जिताना है, बस इसे याद रखिए। स्टडी इंडिया कब जीतेगा? जब आप लोग का सिलेक्शन होगा, है ना गाइज। तो मैं क्वेश्चन क्या कर रहा था? 224 घन सेंटीमीटर गैस का भार समान ताप यानी कहने का मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी एसटीपी पे, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे एसटीपी पे इतना दे रखा है। तो एसटीपी पे मैं आपको बताया था कि 22.4 लीटर जो होता है वो अनुभार के बराबर होता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 224 घन सेंटीमीटर, तो उसको 22.4 लीटर को हम लोग 22.4 लीटर को पहले सेंटीमीटर क्यूब में कर लिए। उसके बाद देखिए 224 सेंटीमीटर भार आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.24 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर भार का निकाल लिए। उसके बाद 22.4 लीटर आपको सेम टेम्परेचर एसटीपी पे निकालना है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो निकाल लिए बच्चों, सिंपल सी 24 आ गया। किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सरणी के काल के साथ निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण नियमित रूप से बढ़ता है?
आवर्त सरणी के काल के साथ निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण नियमित रूप से बढ़ता है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए, बनाइए। श्रीना विद्युता जो गुण है पीरियोडिक टेबल में, वो काल के साथ नियमित रूप से बढ़ता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। श्रीन विद्युता, किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे टाइम मत देना है, ये क्वेश्चन याद रखना है। और इससे पहले जो मैं क्वेश्चन करवाया हूं ये वो क्वेश्चन भी आई है, 38 नहीं, 38 से पहले मैं क्वेश्चन करवाया हूं, पूछा जा सकता है। 38 वाला क्वेश्चन इतना मॉडर्न ट्रेंड नहीं है, सब पहले पूछा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C3H7OH का IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम क्या है मैं अभी बता रहा हूं बच्चों। देखिए OH है, OH क्या है? एक तरह का अल्कोहल है। अल्कोहल का नॉमनीकरण लिखिएगा तो सफिक्स यानी किसी भी वर्ड के लास्ट में OL लगा जाता है या फिर ऑल लगता है बच्चों, किसी के शब्द में। अब देखिए सर कार्बन 3 है, कार्बन 3 है यानी कहने का मतलब प्रोप, और लास्ट में क्या लगाना है? ऑल, यानी प्रोपेन। कार्बन 3 कहने का मतलब प्रोपेन, प्रोपेन में ऑल जोड़ दीजिए यानी कहने का मतलब प्रोपेनॉल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे से आपसे यह भी पूछा जा सकता है, हाँ आगे से ये भी पूछा जाता है कि C4H9OH इसका नाम बताइए सर। C5H11 5×10 हाँ OH इसका नाम। अब OH लगा हुआ है तो पता है लास्ट में ऑल लगाना है। सर बोले थे 4 कार्बन को क्या बोला जाता है? ब्यूटेन बोला जाता है। तो 4 कार्बन में ब्यूटेनॉल, सिंपल सी बात है ब्यूटेनॉल। 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। 6 कार्बन है तो हेक्सनॉल, 7 कार्बन है हेप्टनॉल, 8 कार्बन है ऑक्टनॉल। इसी तरीका से हम लोग लिखते हैं बच्चों, ठीक है। कितना इजी है। ये सब चीज कहां से लिखाता है सर? IUPAC एक संस्था है जो केमिस्ट्री का संस्था है, जो जितना भी रिएक्शन होता है सभी देश में उस रिएक्शन का वहां पे अध्ययन करके एक प्रॉपर उसका नाम के साथ लॉन्च किया जाता है, और जितना भी एलिमेंट है, जितना भी तत्व है, वो सबका नॉमनीकरण IUPAC के द्वारा किया जाता है। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री भी होता है, ये भी पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने में ग्लिसरीन या जैतून का तेल डाला जाता है, ताकि क्यों डाला जाता है? जो साबुन बनाया जाता है उसमें ग्लिसरीन तो पता है और जैतून का भी तेल डाला जाता है। अच्छा आज पता चला, ग्लिसरीन तो ऐसे मुझे पता था, जैतून का भी तेल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। चलिए हाँ इसका करेक्ट आंसर की बात करें, साबुन अधिक समय तक चिकना और मुलायम रहने के लिए हम लोग ग्लिसरीन और जैतून का तेल डालते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए साबुन जो है वो मुलायम रहे, चिकना रहे, तभी तो आप उसे आसानी से नहा पाइएगा। नहीं तो आप अपने स्किन पे अगर वो रूखा रहेगा तो स्किन पे लगरिएगा तो इससे इरिटेशन होगा भाई। इसलिए साबुन जो होता है बिल्कुल मुलायम और चिकना रहने के लिए ग्लिसरीन और जैतून का तेल डाला जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे पूछा जाता है ग्लिसरीन क्यों डाला जाता है? हाँ तो जैतून का भी डाला जाता है, मुझे पता था ग्लिसरीन, इसलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग का करेक्ट आंसर आना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, जितना लाइक का टारगेट दिया हुआ आप लोग लाइक करके उसे पूरा दें और शेयर करें, ठीक है ना। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि और बच्चों जुड़ सकें। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ निम्न में से त्रिबंध वाले यौगिक कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताया हूं त्रिबंध कौन होता है, डबल बॉन्ड कौन होता है, सिंगल बॉन्ड कौन होता है, इसलिए इसमें मिस्टेक ना के बराबर करना है। अधिकतर बच्चों से मुझे करेक्ट आंसर आना चाहिए, है ना। देखिए बच्चों त्रिबंध वाला आपसे पूछा जा रहा है, त्रिबंध यानी 3 बॉन्ड वाला, है ना। 3 बॉन्ड वाला पूछा जा रहा है। डबल बॉन्ड वाला अल्कीन, अल्कीन जो होता है सर वो क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन का सर जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, CnH2n जनरल फॉर्मूला है बच्चों, समान सूत्र अल्कीन का
इसमें डबल बॉन्ड होता है। आपसे पूछा जा रहा है त्रिबंध वाला यौगिक कौन सा है, तो त्रिबंध वाला यौगिक अल्काइन होता है। क्या बोल रहा हूं, अल्काइन होता है। अल्काइन का सर जनरल फॉर्मूला क्या है वो बता दीजिए, मैं आपको आंसर दे देता हूं। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला बच्चों CnH2n-2 होता है। ये सूत्र पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन को बैठा दें, करेक्ट आंसर होगा। पहला देखते हैं सर, पहला C3H4, C3 ले रहे हैं तो H कितना होगा 3 × 2 - 2 यानी C3 3 दूनी 6 - 2 यानी कहने का मतलब C3H4। हाँ जी ये भी हो सकता है C3H4। हाँ पहला ही हो गया सर, पहला होगा C3H4 CnH2n-2 पे बैठ रहा है इसीलिए ये पहला होगा इसका करेक्ट आंसर। सर एक चीज और डी वाला लेकर दिखाइए तो डी वाला बैठ रहा है कि नहीं। देखिए नीचे देखिए कार्बन कितना है 2 है, चलिए CnH2n-2 पे ले रहे हैं, कार्बन कितना है 2 है, हाइड्रोजन 2 × n का वैल्यू 2 लिए हैं तो -2 यानी कहने का मतलब C2H4 - 2 C2H2 नहीं, C2H2 आएगा तब बैठेगा, तो यहां तो C2H4 है इसलिए ये नहीं होगा। इसी तरीका से आप देख सकते हैं ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। अब सर क्या यही बेर की बेर पूछेगा, नहीं, आपसे C4 भी पूछ सकता है, C5 वाला भी पूछ सकता है, C8 वाला भी, C9 वाला। बस आपको याद क्या रखना है बच्चों, ये याद रखना है, अल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला याद रखना है। अल्काइन में 3 बॉन्ड बनता है, अल्कीन में 2 बॉन्ड बनता है। एक चीज और सर आप जरा सा ये चीज मुझे बता दीजिए कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे 3 बॉन्ड कैसे बनता है। कार्बन में 4 वैलेंसी होता है आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन का 4 वैलेंसी एक दूसरे कार्बन के साथ मिल के और एक हाइड्रोजन यहाँ मिल गया, उसके बाद यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इस टाइप से बच्चों आपको ये सूत्र आपको देखने को मिलेगा। देखिए कार्बन का 4 वैलेंसी फुल हो गया और हाइड्रोजन का भी 2 वैलेंसी फुल, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 गो हाइड्रोजन मिल गया, बिल्कुल 4 गो हाइड्रोजन मिल रहा है सर, कार्बन 3 गो, 1 2 3 कार्बन 3 गो। सूत्र इस टाइप से आपको मिलेगा इसका, ठीक है। इसका नाम क्या होगा सर ये भी पूछा जाएगा, तो इसका नाम होता है बच्चों प्रोपाइन। प्रोपाइन क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और लास्ट में क्या लगाना है आयन लगाना है, इसीलिए इसका नाम क्या है प्रोपाइन है C3H4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम बाइकार्बोनेट उस केक में नहीं डाला गया है इसलिए कठोर और छोटा आकार का केक बनता है बच्चों, इसे याद रखना है। हाँ लेकिन इससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, NaCO3 को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो सबको पता है सर, लेकिन इसी को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा इसी को कहते हैं। और बेकिंग सोडा आप लोग जानते हैं जब केक में मिलाया जाता है तो केक में जो कठोरता होती है उसे सॉफ्ट करने के लिए बेकिंग सोडा, और सोडा मिलाने से, किसी भी चीज में सोडा मिलाने से क्या होता है कि वो उसका आकार बड़ा हो जाता है ना, आप देख सकते हैं। इसीलिए NaCO3 आप जैसे कुछ घर में हाउस होल्ड आइटम भी बनता है तो उसमें बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा डाल दिया जाता है, ठीक है बच्चों। इसलिए NaCO3 को डालना चाहिए था महिला को, जो महिला नहीं डाली। बेकिंग सोडा भी याद रखिएगा किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन। नौसौदर का रासायनिक सूत्र मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपसे जानना है भाई। ये क्वेश्चन जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी से करेक्ट आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन रटवाया था मैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन रटवाया था, रिएक्शन भी बताया था कैसे होता है, ठीक है। देखिए नौसौदर का रासायनिक सूत्र है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अमोनिया क्लोराइड को ही हम लोग नौसौदर कहते हैं, जिसका सूत्र आपको NaH4Cl दे रखा है, यानी अमोनिया क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर ना यहां तक? चलिए बच्चों बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आप लोग से ऐसा ही जवाब चाहिए यार, इतना इजी क्वेश्चन सभी लोग से जवाब चाहिए, और वीडियो में जोड़िए, वीडियो को शेयर करें। स्टडी इंडिया डा आपसे कुछ नहीं मांगती है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है बच्चों। आप सोच सकते हैं जो आप जैसे कभी क्लास कर रखे होंगे, क्लास ज्वाइन कर रखे होंगे, वहां पे पैसा लिया जाता है, यहाँ पे तो आपको सारा कुछ फ्री दिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल। वहां तो एक सीट देने का पैसा लिया जाता है, आप सोच सकते हैं। बस मैं आप लोग से कहता हूं कि वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा आपसे कुछ मांगा ही नहीं जा रहा है। और बिल्कुल आपको टेस्ट भी करवाया जाएगा बहुत जल्द, टेस्ट और थ्योरी भी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा।
ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का हम लोग देख रहे थे सेट। ये नौसादर वाला क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा यार 2020 के लिए। अमोनिया गैस निम्नलिखित में से समीकरण के अनुसार बनती है। 10 लीटर अमोनिया गैस बनाने के लिए कितना आवश्यक है H2 गैस का आयतन? बताइए सभी लोग, थोड़ा सा सोचें उसके बाद बताएं। मैं रिएक्शन लिखकर आपको समझा रहा हूं। N2 प्लस 3H2 क्या बन रहा है बच्चों? 2NH3। यानी क्या कहना चाह रहे हैं सर? 1 लीटर। देखिए स्टाइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाइए। यहाँ पे कितना आइटम है? यहाँ पे एक ही है, इसलिए एक। यहाँ पे कितना है? 3, यहाँ पे 2। ये मोल की इक्विवेलेंट ले सकते हैं, वॉल्यूम के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आयतन लीटर निकालना है तो इक्विवेलेंट ले लीजिए लीटर का। 1 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर। कहां से लिखें जो पता है ना? देखिए बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं मेरे दोस्त, यहाँ पे 1 है इसीलिए 1 किसका? 1 लीटर। यहाँ पे 3 है, 3 लीटर, 3 मोल भी लिख सकते हैं। ये कहां पढ़ना है सर? ये स्टाइकोमेट्री नाम का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट में, वहां इसे बहुत डिटेल में समझाया जाता है। बस यहाँ पे मैं जो बता रहा हूं वो आप लोग मेंशन कीजिए। 2 लीटर। चलिए सर यहां तक समझ में आया। अब क्या कहा जा रहा है? आपको 10 लीटर अमोनिया गैस के लिए कितना H2 जरूरी है? 1 लीटर H2 से चलना है ना? हाँ, 1 H2 से चलते हैं। देखिए 2 लीटर अमोनिया बनाने के लिए 2 लीटर अमोनिया बनाने के लिए, कलर को चेंज कर लें ताकि समझ में आए। 2 लीटर अमोनिया बनाने के लिए, सुनिएगा मेरा बात, H2 का 3 लीटर जरूरी है। लिख दें 2 लीटर अमोनिया बनाने के लिए सर H2 का कितना जरूरी है? 3 लीटर H2 का जरूरी है। तो 10 लीटर अमोनिया, तो एकक नियम, 1 लीटर अमोनिया बनाने के लिए सर H2 का 3/2 लीटर H2 चाहिए। इसीलिए बच्चों 10 लीटर अमोनिया बनाने के लिए, 10 लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितना चाहिए सर? 3/2 इंटू 10 लीटर H2, यानी 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब बचती है 15 लीटर H2 का। किन्हीं को डाउट है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, किन्हीं को डाउट है? बिल्कुल डाउट होना नहीं चाहिए, इतने अच्छे तरीका से समझा रहा हूं। किसी भी रिएक्शन दे रखा है, कोई भी रिएक्शन दे रखेगा, आपको अगर मोल निकालने के लिए कहा जाए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, आयतन निकालने के लिए, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 10 लीटर N2 के केस में कि 10 लीटर अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस कितना लीटर जरूरी है, तो आप बच्चों यहां पे देख सकते हैं 2 लीटर बनाने के लिए, 2 लीटर अमोनिया बनाने में 1 लीटर N2 जरूरी है। इसीलिए 1 लीटर अमोनिया बनाने के लिए 1/2 लीटर, 1/2 इंटू 10 यानी 5 लीटर N2 चाहिए था रिक्वायर्ड 10 लीटर अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, इस तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए, किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं डाउट नहीं होना चाहिए। किसी तरीका का डाउट है बेशक कमेंट करें, कमेंट करके पूछें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 46 देखें। परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र, इसे याद रखना है, इसको कोई लॉजिक, कोई न्यूमेरिकल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस इसे याद रखना है। परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन में बताया, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए कॉन्सेप्ट मैं समझाया आपको। परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, इसे बताइए सभी लोग। परम्यूटेट का रासायनिक नाम आपको बता देते हैं सबसे पहले, केमिकल नेम, ताकि आपको आइडिया लग जा सके, और लगना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन करवाया हुआ है। सोडियम मेटा अल्युमिनियम सिलिकेट क्या होता है सर? सोडियम मेटा एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये क्या है सर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? परम्यूटेट, इसी को बोलते हैं। अब बताइए सोडियम मेटा अल्युमिनियम सिलिकेट का फॉर्मूला बता दीजिए। सभी लोग से राइट आंसर चाहिए बच्चों, और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को जो लाइक है वो लाइक का टारगेट एनी हाउ आपको पूरा करना है। आप लोग चाहते हैं कि क्लासेज रेगुलर रहे तो, ठीक है बच्चों। हाँ, इसका करेक्ट आंसर की बात करें अब तो सभी लोग को आइडिया लग गया हो, करेक्ट आंसर आ भी रहा है। 46 की राइट आंसर की बात करें बच्चों तो Na2Al2Si2O3, यानी Na2Al2Si2O3, इसी को सोडियम मेटा अल्युमिनियम सिलिकेट कहा जाता है। आपसे फॉर्मूला ये पूछा जाएगा
कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम मेटा अल्युमिनियम सिलिकेट का फॉर्मूला बताएं मेरे दोस्त। तो Na2Al2Si2O3 आपको लगाकर आना है, नो डाउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरीका का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अल्केन का समान सूत्र से इजी क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन करवाने का तो मन नहीं कर रहा है। अल्केन का समान सूत्र मैं भी बताया हूं, राहुल सर कुछ दिन पहले केमिस्ट्री का क्लासेस करवाए तो उसमें भी ये क्वेश्चन बताया गया था मेरे दोस्त। अल्केन का पूछा जा रहा है ना, देखिए याद कर लीजिएगा, मैं फिर से लिख देता हूं नए बच्चों के लिए। अल्केन का समान सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन किसका, अल्कीन, अल्कीन का जो होता है कीन है, देखिए केन है, हाँ यहाँ कीन है। अल्केन का होता है, अल्कीन का होता है CnH2n। उसके बाद अल्काइन एक होता है, अल्काइन। अल्काइन जो होता है इसका जो फॉर्मूला है CnH2n-2, ठीक है बच्चों, इसे याद रखिएगा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अल्केन का पूछ रहा है। अल्केन का CnH2n+2 ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। किन्हीं को डाउट, किन्हीं को डाउट, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं ना, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, अक्सर पूछे जाते हैं ये चीज। चले आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किन्हीं को डाउट तो नहीं ना हो रहा है जी, डाउट नहीं होना चाहिए भाई। 15 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन 360 मिली है। यदि दाब स्थिर हो तो किसी ताप पर उसका आयतन 400 मिली हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, यदि दाब स्थिर हो तो कौन सी ताप पे बीच टेम्परेचर द वॉल्यूम बिकम 400 मिलीलीटर, ठीक है। कौन सी टेम्परेचर पे, बीच टेम्परेचर पे आयतन जो है बच्चों 400 ml हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सी आपको क्या लगाना है, चार्ल्स का नियम लगाना है, ठीक है, चार्ल्स का नियम लगाना है, चार्ल्स का नियम, नियम लगाएं, लगाएं। 1 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है, लगाएं, उसके बाद मैं बता रहा हूं 10 सेकंड के बाद। चलिए मैं बताता हूं, देखिए जिनसे बनी है अच्छी बात, जिनसे नहीं बना वो कोऑपरेट कीजिए। दाब स्थिर है यानी कहने का मतलब प्रेशर जो है सर वो कांस्टेंट है, यही तो चार्ल्स बोले थे। जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया सर तो PV इज इक्वल टू nRT, दोनों गैस के लिए सर प्रेशर कांस्टेंट है, n कांस्टेंट होता है, R भी कांस्टेंट है, क्योंकि गैस कांस्टेंट है। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 लिख सकते हैं सर। इसी चीज को तो लगाना है मेरे मित्र, इसी चीज को लगाना है, समझे? किन्हीं को डाउट नहीं, लगा देते हैं सर। प्रश्न में V1 कितना दे रखा है सर, प्रश्न में V1 जो है 360 मिलीलीटर दे रखा है सर। इसे लीटर में कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लीटर में मत कीजिए, क्योंकि देखिए इसका भी वॉल्यूम ml में लीजिएगा, इसका भी वॉल्यूम ml में लीजिएगा। अगर दोनों का वॉल्यूम ml में लीजिएगा तो दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। V1 इतना दे रखा है सर, उसका आयतन 450 ml हो जाता है। बाद में V2 कितना हो जा रहा है सर, 400 ml हो जा रहा है, ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आता है। टेम्परेचर जो है वो पहला टेम्परेचर कितना दे रखा है सर, पहला टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम इतना था, आयतन था, तो T2 हमसे पूछा जा रहा है। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए बच्चों लगाते हैं, ये फॉर्मूला यहां लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्त, V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ठीक है। इसी को बस पुट करते हैं, ठीक है, यहां पुट ऑन करिए। V1 कितना है सर 350, T1 कितना है 15, V2 कितना है 400, T2 निकालना है। बस इस इक्वेशन को सोल्व करके बच्चों आप T2 आसानी से ले आइएगा, और T2 जो आपके पास मिलेगा, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, इसे आप लोग देखिए, इसे जो है आप लोग नहीं मत कीजिए, मैं बोलता हूं केल्विन में मत कीजिए, क्योंकि आंसर तो डिग्री सेल्सियस में चाहिए, इसीलिए इसे केल्विन में ना किया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। T2 जो आएगा मेरे दोस्त 400/360/15। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए सर। अब इसे हम लोग काट देते हैं, काटने के बाद जो वैल्यू आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, क्योंकि मिलीलीटर तो कैंसिल हो गया, फिर बचेगा डिग्री सेल्सियस ही ना।
जस्ट होल्ड अ सेकेंड, मिस्टेक हो गया है। देखिए T2 ऐसे नहीं होगा। T2 ये जो है 400 गुने 15 होगा। 400 गुने 15 क्रीज क्रॉस करेंगे, 400 गुने 15 बाई 360। ठीक है, जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हाँ ये कट जाएगा 12 मरतबे, 12 तिया 36, ये 5 तिया 15, ये 20, ये आपको 6, यानी 100 बाई 6, 50 बाई 3, 50 बाई 3 यानी कहने का मतलब बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे जो हम लोग कितना आ रहा है मेरे पास बीच पर से 100 बाई, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, इसीलिए आंसर की ओर नहीं मूव ऑन कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल सीखने का चीज है बच्चों। ठीक है ना, न्यूमेरिकल क्या है सर, सीखने का चीज है। मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं, फिर से समझाते हैं, फिर से समझिए। ठीक है, क्या करना है इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा था, आंसर तक क्यों नहीं पहुंच रहे थे, दिक्कत था। टेम्परेचर जो है बच्चों वो 15 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको सिंपली आपको पहले केल्विन में करना है। मैं बार बार बोला हूं और मैं वही मिस्टेक कर रहा हूं, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेना था। मैं सोच रहा था रेशियो ले लिए इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर को केल्विन में लीजिए, टेम्परेचर को केल्विन में कितना करना पड़ेगा, इसमें सर 273 ऐड कर दीजिए तो ये केल्विन हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो कितना आ गया 288 केल्विन। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, मैं फिर से बहुत फ्रेश तरीका से आपको समझाना चाहता हूं। चलिए हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको सबसे पहले केल्विन में करना है। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए 273 ऐड करते हैं सर, पता है सर हमको, आप समझाए हैं 288 केल्विन होता है। हो गया बिल्कुल। अब T2 निकालना, बस यही फॉर्मूला अब लगाइए। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो V1 कितना है 360 दे रखा है, T1 कितना है सर 288 आया है। उसके बाद V2 कितना है, V2 400 दे रखा है। उसके बाद T2 निकालना है सर, तो जब बच्चों यहां से T2 निकालिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 320 केल्विन आएगा। 320 केल्विन कहने का मतलब सर डिग्री सेल्सियस में आंसर निकालना है, इसलिए मेरे दोस्त 320 यानी इसमें से 320 में से 273 घटा देंगे तो आपके पास डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब 47 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। जब चार्ल्स का नियम लगाना है, चार्ल्स का नियम क्या कहता है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, दाब कांस्टेंट है चार्ल्स का नियम। तो वहां से फॉर्मूला एक आता है V1/T1 इक्वल टू VT/T2, इसे याद रखेंगे सर, हाँ इसे याद रखना है, बस फॉर्मूला पुट करना है, याद रखना है कि टेम्परेचर जो है उसे केल्विन में लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट नहीं होना चाहिए। किन्हीं को डाउट है, मैं फिर से पूछ रहा हूं, किन्हीं को डाउट है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से अपचयन क्रिया का उदाहरण है, अपचयन क्रिया का उदाहरण, मैं इसे नहीं समझाऊंगा यार, इट्स इजी एंड बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इतना बार समझाया हूं अपचयन क्रिया का उदाहरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन क्रिया का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अपचयन, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना अपचयन कहने का मतलब, रिडक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। देखिए अपचयन क्रिया क्या होता है समझिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या कोई अन्य धन विद्युतीय तत्व या फिर मूलक संयोग करता है, ठीक है, अथवा ऑक्सीजन या अन्य कोई श्रीन विद्युतीय तत्व पृथक करता है। यानी कहने का मतलब किसका ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन जैसा एलिमेंट का संयोग होता है और पृथक किसका होता है, ऑक्सीजन का, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा आपको किस में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन बी में ही ऐसा मिल रहा है, इसीलिए एक तरह का अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन का उदाहरण है। या फिर एक ये भी है बच्चों H2 प्लस Cl2 यानी 2HCl बन रहा है, ये भी एक रिएक्शन, एक तरह का अपचयन रिएक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या है जी, हाँ 2CH3I प्लस 2Na शुष्क ईथर, यहाँ पे ईथर है 2NiC2S6 बन रहा है। ये अवक्रिया को प्रदर्शित करता है। कौन सा रिएक्शन है भाई, साइंटिस्ट के द्वारा, ये कौन सा साइंटिस्ट के द्वारा ये रिएक्शन किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा रिएक्शन पढ़ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ दैट केमिस्ट्री इन बीच सिर्फ रिएक्शन पढ़ना है भाई। ऑर्गेनिक वही केमिस्ट्री का शाखा है जिसमें सिर्फ हम लोग रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन लैब में होता है, रिएक्शन साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज बच्चों जो है वो वुर्त्ज नाम के साइंटिस्ट, इसलिए वुर्त्ज रिएक्शन इसे कहा जाता है, उन्होंने ये रिएक्शन किए थे। ठीक है, जो क्या बना था, इथेन, ध्यान दीजिएगा, इथेन, इथेन, ठीक है, इथेन, इथेन नहीं इथेन, इथेन। आपसे यह भी पूछा जाता है मेरे दोस्त कि इथेन जो बनता है वो कौन साइंटिस्ट का रिएक्शन में बनता है, तो बताना है वुर्त्ज नाम का साइंटिस्ट, वुर्त्ज अभिक्रिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, चलिए बिल्कुल अच्छे से देखिए, बिल्कुल बोरिंग नहीं होना है भाई, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। धावना सोडा, और ये देखिए पिछला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना भूल गया था ना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। धावन सोडा यानी Na2CO3.10H2O का उपयोग किया जाता है बच्चों, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, सभी को पता होना चाहिए बच्चों, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, बताइए सभी लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर सभी लोग से आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर सभी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कपड़े धोने में, बेकिंग सोडा बनाने में, कठोर जल का मृदु करने में, Na2CO3.10H2O धावन सोडा का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग से करेक्ट आंसर। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाई जाती है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाई जाती है, ये आपको बताना है, सभी लोग से करेक्ट आंसर आना चाहिए। कौन सा रिएक्शन के माध्यम से हाइड्रोजन बनाया जाती है, आप लोग बताइए, मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगा। देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को रिएक्शन करवाइएगा तो ये जो है ZnSO4 प्लस H2 बनता है। ठीक है, ZnSO4 प्लस H2 बनता है। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाई जाती है, किसके माध्यम से बनाई जाती है, तो जिंक प्लस H2SO4 के माध्यम से बनाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। किन्हीं बच्चों को डाउट, किन्हीं बच्चों को डाउट है, बिल्कुल डाउट होना ही नहीं चाहिए। Zn प्लस H2SO4 के माध्यम से हम लोग H2 हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में। ये रिएक्शन सर कैसे आया बच्चों, ये सब रिएक्शन याद करना पड़ेगा। देख सकते हैं प्रयोगशाला में सब रिएक्शन करवाया जाता है, वहां पे क्वांटिटी देखा जाता है। अभी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, अभी आपको पता है कोरोना वायरस है का प्रकोप पूरा वैश्विक रूप से पूरा विश्व में चल रहा है भाई, सब देश इस वायरस से परेशान है। ठीक है भाई, तो देखिए इसके लिए जो है वैक्सीन वगैरह बनाया जा रहा है। तो वैक्सीन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूं, समझिएगा बात को। वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, वैक्सीन जो बच्चों सबसे पहले जो वैक्सीन बनाया जाता है वो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट द्वारा लैब में बैठकर इसे बनाते हैं। तो इसका टेस्टिंग जो होता है वो देखिए कैसे होता है, पहले पहले 10 गो में टेस्टिंग होगा, 10 गो टेस्टिंग होने के बाद 100 गो में टेस्टिंग होता है, 100 गो टेस्टिंग करने के बाद 1000 में टेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद मार्केट में लॉन्च किया जाता है। सोच सकते हैं 10 मनुष्य में पहले चेक होगा जो कोरोना संक्रमित है, अगर उनमें देखा जाएगा कि 10 में सिमिलरिटी देखा जाता है, डिसिमिलरिटी देखा जा रहा है, किसी तरीका का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, सारा रोगी का अध्ययन किया जाता है, फिर 100 गो में, फिर 1000 में, उसके बाद ये मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि एक वैक्सीन बनाना कितनी डिफिकल्ट काम है। तो वैक्सीन क्या है, एक तरीका का केमिकल रिएक्शन ही करवा के बनाया जाता है दवाई, आप समझ रहे हैं ना, सारा एलिमेंट्स को, तत्व को रिएक्शन करवा के दवाई बनाया जाता है। ठीक है, ये साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। आइए अपना मुद्दा पे आते हैं, अपना क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का शोध किस विधि से किया जाता है, एल्युमिनियम का शोध कौन सी विधि से किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। एल्युमिनियम का एक बॉक्साइट, पता है ना बॉक्साइट है,
किस शोध से किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर बताएं। ठीक है, आपसे ध्यान देना बच्चों, मैं शोधन इसलिए घेरा हूं, शोधन पूछा जा रहा है। शोधन कौन सी विधि से किया जाता है? तो शोधन पूछे ना मेरे दोस्त, तो शोधन जो है वो हूप विधि से किया जाता है शोधन। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है संदरन, संदरन आपसे पूछा जाता है सांद्रन, अल्युमिनियम का यस बॉक्साइट का सांद्रन जो है वो सांद्रन किससे होता है बच्चों? हॉल बेयर तथा सार्पिक, हॉल बेयर और एक और है सार्पिक। सार्पिक विधि जो है, हॉल बेयर सार्पिक विधि, ये संदरण करने के लिए, बॉक्साइट जो हो रहा है उसका संदरण करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन शोधन करने के लिए हूप विधि यूज होता है। दोनों क्वेश्चन माइंड में होना चाहिए। आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भार, तुल्यांकी भार तथा संयोजकता में संबंध। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवाया हूं, इसलिए प्रीवियस ईयर पहले वाला सेशन आपको देखने के लिए मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है ना। देखिए, परमाणु भार जो होता है बच्चों, हूबहू इसे बोला था, याद रखिएगा। परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है? तुल्यांक भार गुने संयोजकता। ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। इसीलिए परमाणु भार जो होता है तुल्यांक भार गुने संयोजकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है भाई, सूची तथा सूची में दिए गए शब्द का मिलान कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सभी से आना चाहिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी से करेक्ट आंसर आना चाहिए। और मैं फिर से बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा। और चैनल पे मैं देख रहा था सिंपल सी क्वेश्चन सिर्फ करवाते हैं, वो क्वेश्चन आप अभी बनाकर अपने आप को सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप मार खा जाइएगा बच्चों, ठीक है। इसीलिए स्टडी इंडिया अड्डा आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करता है। यहाँ पे किसी चीज का क्लास चलवाया जाता है, इससे पहले जेई का क्लास, एसएससी जेई, रेलवे जेई, ट्रिपल एस जेई, रेलवे लोको पायलट, अभी एनटीपीसी सबका क्लासेस चल रही है। पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर करवाई जाती है क्लास, ठीक है, ताकि बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं हो। इजी क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए, अभी जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो एक इजी क्वेश्चन में से आता है, ठीक है, अधिकतर बच्चों को पता होगा और अधिकतर बच्चों से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन तो जितने लोग पॉलिटेक्निक के पेपर देंगे सबसे बन जाएगा। सब कहां दिक्कत कर होते हैं, उन लोग न्यूमेरिकल में फंसेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल में फंसना नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस आपको करवाया जा रहा है। मैं बोल रहा हूं ना, 30 क्वेश्चन में 20 तो न्यूमेरिकल होते हैं। आप सोच सकते हैं 20 का वेटेज, और न्यूमेरिकल ही आपका रैंक को बहुत अच्छा कर सकता है, रैंक को आगे कर सकता है, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हैं अच्छा रैंक लाने के लिए आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। परमाणु का खोज, परमाणु का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन का खोज किया था। मिलान कर लेते हैं, चैडविक न्यूट्रॉन यानी डी। परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है जेजे थॉमसन द्वारा, इसीलिए बी। प्रोटॉन जो है बच्चों वो रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक। रदरफोर्ड और आइंस्टीन दो नाम के साइंटिस्ट, गोल्ड इंस्टीन थे ना, हाँ मैं बताया है एक कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे तो इंस्टीन का नाम दिया हुआ ही नहीं, इसीलिए प्रोटॉन जो है वो रदरफोर्ड लगाइए। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, इसीलिए सी हो गया। ये दोनों साइंटिस्ट मिल के रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन मिलकर इसे बनाए थे एक लैब में, ठीक है ना। तो कहीं कहीं रदरफोर्ड नहीं रहता, आइंस्टीन रहता है, तो आइंस्टीन गोल्ड आइंस्टीन बोल रहा हूँ, वहां लगाकर आइएगा गोल्ड आइंस्टीन, लेकिन गोल्ड आइंस्टीन नहीं, इसलिए प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड लगाइए। और परमाणु का खोज डाल्टन, यानी ए का थर्ड इसी में है सर, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, किन्हीं को डाउट नहीं ना हो रहा है? अब डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, किसी तरीका का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए चिन्ह प्रयोग करते हैं, इसका अच्छा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी से करेक्ट आंसर आना चाहिए। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, हाँ आ गया क्वेश्चन, आ जाए, हाँ क्वेश्चन आ गया। देखिए,
आपसे पूछा जा रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए चीन का प्रयोग। तो उत्क्रमणीय रिएक्शन कहने का मतलब सर रिवर्सिबल, यानी सर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये दोनों चीज हो उसी को हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर गैस की बात करें, गैस के लिए एरो चीन का प्रयोग, गैस के लिए कौन सा चीन प्रयोग करेंगे, तो याद होना चाहिए गैस के लिए अपर डायरेक्शन दिखाया जाता है। अब छेप सर ये सब क्यों बता रहे हैं, ये सब बच्चों आपको नॉलेज दे रहे हैं ताकि आप गलत नहीं करें। जैसे मैं क्वेश्चन करवाया हूं उत्क्रमणीय के लिए, तो आपसे तो पूछा जा सकता है गैस के लिए, अब छेप के लिए तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, इसलिए पूरी तरीका से यहाँ प्रिपरेशन आपको करवाया जाता है। अब छेप के लिए नीचे क्योर और उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए जो बच्चों इस टाइप का एरो का यूज करते हैं, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए मैं बता दिया इस टाइप का रिएक्शन एरो यूज करते हैं चीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बैकलाइट बनाने में प्रयोग होता है, बैकलाइट बनाने में किस चीज का प्रयोग करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं। 57 का सभी से करेक्ट आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। बैकलाइट बनाने में प्रयोग बच्चों फिनॉल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, फिनॉल का। देखिए बैकलाइट फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। बैकलाइट जो है वो, देखिए बैकलाइट जो है, सॉरी बैकलाइट जो है, मैं सेंटेंस सही से नहीं बता पाया आपको। बैकलाइट जो है वो देखिए फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में गर्म करने के बाद बैकलाइट बनता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्त, उभय अपघटन क्रिया का उदाहरण। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, उभय अपघटन क्रिया का उदाहरण क्या है, चलिए इसका करेक्ट आंसर सभी लोग बताएं। उभय अपघटन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, उभय अपघटन में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदली बदली करने पे नए यौगिक बन जाते हैं। मेरा समझ रहे हैं ना, उभय अपघटन उसे कहते हैं जिसमें यौगिक के आयनों तथा घटकों को अदली बदली करने पे नए यौगिक बन जाते हैं, ठीक है। अब इसी से आप लोग समझ सकते हैं किसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, मुझे पता था, CaSO4 BaCl2। देखिए इसका आयन SO4 का आयन का बदल दिए, इसका आयन देखिए इसके साथ जोड़ दिए, और इसका Cl2 जो है वो इसके साथ जोड़ दिए, कैल्शियम के साथ अदली बदली कर दिए। अदली बदली करने के बाद CaCl2 बन गया और BaSO4 बन गया। तो वही तो कह रहे, उभय अपघटन जो होता है बच्चों ऐसा अभिक्रिया है जिसमें यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदली बदली करने पे नया यौगिक बन रहा है, नया यौगिक बन रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं बता रहा हूं फिर से, आयनों के यौगिक के आयनों तथा घटकों के अदली बदली करने पे नया यौगिक बन जाता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब मेरा एक्सप्लेनेशन भी सभी को दिमाग में घुसना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हाँ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग, बाष्प घनत्व तथा अनुभार में क्या संबंधित है। इट्स इजी क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2020 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाष्प घनत्व तथा अनुभार में क्या संबंधित है, बहुत बार बताया मेरे दोस्त। अनुभार जो होता है वो दुगुने बाष्प घनत्व होता है, अनुभार जो होता है सर वो दुगुने बाष्प घनत्व होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं सर, इंग्लिश वाले बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये सब बताया हूं यार, पिछला क्लास में रट रट के आपको समझाया गया था ये सब चीज, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो एंट्रोपी, अच्छा क्वेश्चन है, एंट्रोपी में क्या चेंज होता है। एंट्रोपी आप समझ रहे हैं क्या होता है, पहले समझिए एंट्रोपी किसे कहते हैं, उसके बाद हाँ एंट्रोपी क्या है सर। एंट्रोपी एक तरह का थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी है, यानी डायरेक्ट बोल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस का डिग्री, यानी कितना डिसऑर्डरनेस है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब एक ठोस द्रव,
ठोस जो है यानी सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्टेड हो रहा है सर? लिक्विड में कन्वर्टेड हो रहा है। तो आप बताइए कि किसमें जो मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा विचलित रहेगा? सबसे ज्यादा विचलित होगा उसमें इंट्रोपी ज्यादा होगा, क्योंकि उसी में ना सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं। सभी लोग से करेक्ट आंसर आना चाहिए, मैं समझाया हूं बहुत अच्छे तरीका से। बढ़ती है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ती है, सभी लोग से आना चाहिए। देखिए सॉलिड में मॉलिक्यूल आपस में रहते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आपस में रहते हैं, तो इंट्रोपी इसमें कम होता है बच्चों, ठीक है। इंट्रोपी जो है इसमें क्या होता है? इंट्रोपी इसमें कम होता है। लिक्विड में इंट्रोपी जो है, लिक्विड में इंट्रोपी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लिक्विड में कुछ इस टाइप से दूर दूर तक आपको मिलेगा मॉलिक्यूल रहते हैं। उसके बाद अगर गैस में कह दिया जाए, गैस में तो और ज्यादा डिसऑर्डरनेस, यानी कहने का मतलब इंट्रोपी गैस में सबसे ज्यादा आपको दिखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर सभी को? इसीलिए जब ठोस से द्रव में जाएंगे तो इंट्रोपी बढ़ेगा। इंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, इसे याद रखिएगा, ये एक तरह का थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी है। किन्हीं को मैं जो क्वेश्चन पढ़ाया हूं, किन्हीं को डाउट है तो आप लोग कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और वीडियो का जो कमेंट के लिए दिया जाता है, लाइव चैट नहीं, जो वीडियो का कमेंट है उसमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपको सेशन कैसा लगा, सेशन से कुछ सीखे या नहीं सीखे। सेशन से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, और किसी तरीका का चेंजमेंट आपको चाहिए तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं ये चैनल सीरियस स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये चैनल सीरियस स्टूडेंट के लिए, जो सीरियस है उनके लिए चैनल हमेशा तत्पर है। क्लास का टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिएगा, 8 बजे आपको मॉर्निंग में फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेट मिलती है, 2 बजे आपको मैथ, और पीएमडी वालों के लिए 8 बजे इवनिंग, ये डिप्लोमा का है, ठीक है, इवनिंग में आपको बायोलॉजी की क्लास मिलेगी। ठीक है बच्चों, किसी तरीके के कोई डाउट तो नहीं है? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप साइंस ये सर्च करते सकते हैं, साइंस वाला विवेक सर, ये भी आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम लिंक, या फिर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। लिंक ऐसे ऑलरेडी वहां प्रोवाइड करवाया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, या फिर studyindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है बच्चों। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।